बातचीत का, सवाल जवाब का ये सिलसिला आगे बढ़ा रखे हैं। खबरें अभी तक के एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी, ओवर टू यू नासिर। बहुत बहुत शुक्रिया आरती, और एक बार जोरदार तालियों के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी का हम स्वागत करते हैं। किसानों की आवाज़ भी उठाते हैं धनखड़ साहब। आप इस वक्त पार्टी को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी की सरकार भी, एक बार फिर से आप दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है, और कवि हृदय भी हैं आप, कविता भी करते हैं। किसी ने कहा है कि सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें कई चालें खुद से भी छिपाकर चलनी पड़ती हैं। धनखड़ साहब, मैं सवाल तो और भी हैं, लेकिन उसी सवाल से मैं अभी चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं कि जब भी हम कांग्रेस की गुटबाजी की बात करते हैं वो नज़र आती है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है, कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि नहीं है, वो मंच पर नज़र आती है, ऑब्जर्वर्स की मीटिंग होती हैं तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, हमारे अंदर मतभेद हैं, मनभेद नहीं है, लेकिन गुटबाजी तो हर पार्टी में है, गुटबाजी तो बीजेपी में भी है, बीजेपी के नेताओं के अलग अलग बयान आते हैं। सबसे पहले तो आपने मेरे परिचय में कहा किसान सब जोड़ा, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा MS स्वामीनाथन जी को, जो किसान आयोग के अध्यक्ष रहे, जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वर्ल्ड फूड प्राइज और खेती किसानी से संबंधित अनेक पदों पर रहे। पैडी की कई नस्लें उन्होंने निकाली, हरित क्रांति के जो जनक लोग हैं, बारलोग के साथ उनका भी नाम है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। अगर देश के किसानों को खाद्यान्नों में 1.5 गुना और दलहन और तिलगुना में जो दुगने से अधिक कीमतें मिल रही हैं, 2014 से अगर हम 23 की तुलना करें तो उसमें MS स्वामीनाथन साहब की सिफारिश और मोदी जी के निर्णय का बहुत बड़ा योगदान है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से MS स्वामीनाथन जी को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के किसानों के लिए बड़े मसीहा रहे हैं, उनका बड़ा नाम रहा। आज शहीद आजम भगत सिंह और लता मंगेशकर दोनों की जयंती भी है, और दोनों का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। भारत की आज़ादी के चमकते हुए सितारों में से शहीद आजम भगत सिंह, उसके पूरे परिवार का बलिदान, और लता मंगेशकर ने गायकी में जितना बड़ा उनका स्थान रहा है, उनकी भी जयंती है। उनको भी मैं अपनी तरफ से भावांजलि अर्पित करते हुए आपसे आपकी बातचीत के सिलसिले में आगे बढ़ूं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने अपनी बातचीत में एक शब्द का इस्तेमाल किया, मतभेद और मनभेद। मतभेद लोकतंत्र का सौंदर्य है, और मनभेद से गुट पैदा होते हैं। आज जहाँ मतभेद तो होने चाहिए लोकतंत्र में, अलग अलग मत नहीं आएंगे तो लोकतंत्र में एक सामूहिक निर्णय प्रक्रिया कैसे बनेगी। लेकिन जहाँ पार्टी की बॉडी नहीं बनने दी जाए, पार्टी के अध्यक्षों को लठिया के उतारा जाए, और तीसरे अध्यक्ष अभी उतर कर गए, उनकी बॉडी भी अब तक नहीं बनी, तो उसको आप क्या कहोगे? क्या मतभेद कहोगे? नहीं, वहाँ मनभेद है। इसलिए आपके ही शब्द में से बताता हूं मैं, बीजेपी में भिन्न भिन्न विषयों पर मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी में मनभेद नहीं है। बीजेपी एक टीम की, बीजेपी में एक मुहावरा चलता है, आपके खबरें अभी तक में भी लेंगे तो अच्छा रहेगा, मत अनेक निर्णय एक। डिफरेंस मत आएंगे, जब मत सारे आ जाएंगे तो अध्यक्ष को ये पावर दी जाती है कि वो अंतिम बात कहे। तो मत अनेक निर्णय एक, ये हमारी कार्य पद्धति देशव्यापी है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस तरह, अलग अलग उंगलियां हैं लेकिन इस तरह से काम करती है, और वो उनका ऐसे ही रहता है। यही निशान है ना जी। धनखड़ जी, एक बार फिर से आप लोगों का दावा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अभय चौटाला कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा में मैं जितने भी गांव में गया हूं, एक आवाज़ आ रही है कि बीजेपी और जेजेपी की सरकार से हम परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि हम इनको सत्ता से बेदखल करेंगे। कांग्रेस कह रही है यही बात कि जनता का हर वर्ग परेशान हो, जनता चुनाव का इंतजार कर रही है कि कब बीजेपी को सबक सिखाया जाए। आम आदमी पार्टी भी यही बात कह रही है। तो फिर किस तरह से मुमकिन है, किस तरह की बातें हो रही हैं, वो फिर जनता के प्रोटेस्ट की याद दिलाते हैं, किसानों के प्रोटेस्ट की याद दिलाते हैं। तो ऐसे में कैसे मुमकिन है कि एक बार फिर से कमल खिले हरियाणा में? और
एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने हरियाणा में? देखिए, मनस्थिति और परिस्थिति में बहुत फर्क होता है। इन तीनों की मनस्थिति यही है जो आपने कहा। इनको तो वही दिखाई देता है, जैसे सावन में हरा हरा दिखाई देता है, तो इनको हर चीज़ें अपने अनुकूल दिखाई देंगी, ये स्वाभाविक है, सहज स्वाभाविक है। लेकिन आज भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? सबसे ज़्यादा स्वीकार्यता किसकी है? पूरा देश पिछले 1-1.5 महीने से किस प्रकार के गौरव से, भाव से भरा हुआ है। चंद्रयान 3 लैंड कर रहा है, आदित्य एल1 गया है, G20 की सफलतम बैठक हो रही है। माताएं बहनें इतनी खुश हैं कि गोडे गोडे चाव उनको चढ़ा हुआ है। 30% आरक्षण जो मोदी है तो मुमकिन है। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ खड़ा हुआ है। पूरे देश में एक खुशनुमा वातावरण है। उनके बराबर में कोई आसपास दुनिया के भी नेता नहीं है, और भारत की तो बात ही नहीं है। तो हमारे जो स्थान है, जो जगह है, वो हमारे माइक्रो लेवल के काम और मैक्रो लेवल के काम, दोनों प्रकार की डिलीवरी के कारण से इस प्रकार की जगह मतलब ये कह रहे हैं कि 10 साल सरकार के बाद भी पीएम मोदी के नाम पर ही हरियाणा में चुनाव होगा? दोनों होगा, मोदी जी के नाम पर भी होगा। हरियाणा सरकार ने भी चिराइयों काट दिया है। हरियाणा सरकार भी भावांतर भरवाई दे रही है। हरियाणा सरकार भी सारी फसलों को खरीद रही है। अड़ोस पड़ोस में कोई भी नहीं खरीद रहा। अभी बाजरा आएगा, देखना राजस्थान में क्या होगा। बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, और इस पर बैठकर व्यवहार में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। इतना अच्छा फसल बीमा, इतना अच्छा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा अड़ोस पड़ोस में कोई भी नहीं देता है। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि आप तुलना कीजिए औरों के साथ। तो जो इस सरकार की डिलीवरी है, राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी, दोनों को साथ लेकर, माइक्रो और मैक्रो लेवल के दोनों को, काम को साथ लेकर, और संगठनात्मक संरचना तीसरा पक्ष जो हमने एक एक पन्ने पन्ने तक खड़ी कर दी है, 15 परिवारों तक, और अब उसको और आगे ले जाएंगे। इन तीनों के भरोसे चुनाव में जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो काम है वो धरातल पर दिखाई देता है। हमारी जो उपलब्धियां हैं, लाभार्थी हैं, वो धरातल पर खड़े हैं। अभी अपने दोरा वोरा लगा के आएंगे, अपने अपने भाषण करेंगे, अनुकूल लोग आएंगे, और ऐसी मनस्थिति भी नहीं बनाएंगे तो कैसे काम कर पाएंगे। धनखड़ जी, आपने राजस्थान का जिक्र किया अपनी बातचीत में। अभी राजस्थान से कंपेयर करने की, किसानों की बात भी। अभी राजस्थान में जेजेपी ने एक बड़ी रैली की ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर, और उस दौरान जेजेपी के नेताओं ने कहा कि राजस्थान की सत्ता की चाबी जेजेपी के पास होगी, जैसे हरियाणा में उनके पास सत्ता की चाबी थी, और वो आपको मिल गई तो आपके जरिए उन्होंने ताला खोल दिया। नहीं, कांग्रेस को मिल सकती थी, वो कोशिश में लगे हुए थे। उनका ये कहना था कि हम तो कांग्रेस से भी, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो और हरियाणा में तो सरकार बनाएंगे वो, उनका कहना है कि अब हरियाणा में तो सरकार बनेगी, राजस्थान में सत्ता की चाबी हमारे पास होगी। तो जब वो हरियाणा में सरकार बनाएंगे तो क्या ये एनडीए में संभव हो पाएगा कि मुख्यमंत्री बनेंगे दुष्यंत चौटाला, या फिर अलग रास्ते हो जाएंगे? देखिए, जेजेपी का और हमारा गठबंधन हरियाणा में सरकार चलाने का है। चुनाव साथ लड़ने का अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। राजस्थान एक अलग विषय है। राजस्थान में बातचीत चल रही है आपकी सीटों को लेकर? निर्णय नहीं हुआ है। जब निर्णय होगा तो आपको जानकारी देंगे। अभी तक का गठबंधन केवल और केवल सरकार साथ चलाने का। यानी जब तक ये सरकार है तब तक गठबंधन है, चुनाव होंगे तो फिर चुनाव अलग में भी हो साथ सकता जाना होगा तो आपको जरूर साझा करेंगे। सबसे पहले आपको ही बताएंगे, क्योंकि आप खबरें अभी तक हो तो लेटेस्ट खबरें देते हो, तो अभी अभी की खबर आपको पता चलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी धनखड़ जी, अब जिस तरह से एक आवाज़ आई थी देश के अंदर जब लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, तो तरह तरह की चर्चाएं थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, हालांकि वो कमेटी काम भी कर रही है, उस पर अभी रिपोर्ट आएगी जब भी। लेकिन विपक्ष ने ये कहा कि इस वक्त बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए ये एक साथ चुनाव की बात कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभाओं के चुनाव, और इस तरह की चर्चा चल भी रही थी। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तैयार हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, और हम लोकसभा के साथ हरियाणा और विधानसभा के चुनाव के लिए भी तैयार हैं। तो ये कितना जरूरी है 1 नेशन 1 इलेक्शन? दूसरी पार्टियों के कुछ नेता कहते हैं कि ये बेकार की बात है, ये एक शुगुफा छोड़ा गया है। अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं कि नहीं, 20 बार चुनाव होने चाहिए देश में, ताकि 5 साल के अंदर नेताओं को बार बार जनता के पास पहुंचना तो चाहिए। ऐसा है कि जो भी चुनाव होता है वो 5 साल में ही होता है, इसलिए केजरीवाल जी की वो बात तो कहीं टिकती नहीं है, क्योंकि वो 20 बार जो चुनाव हैं तो वो तो अलग अलग होते हैं, अलग अलग राज्य के होते हैं या अलग अलग सदन के होते हैं। तो उस नाते से उसकी वो बात कहना कि 20 बार, क्या दिल्ली में 5 साल में 20 बार चुनाव कराएंगे? जैसे हमारे देश में हर साल अलग अलग 2-3 राज्यों में चुनाव होते तो अलग अलग इकाई के हैं ना, हर चुनाव 5 साल के हैं।
इसलिए 5 साल के हर चुनाव चाहे एक साथ हों चाहे अलग अलग समय में हों, हर एक इकाई के चुनाव 5 साल में ही होते हैं। इसलिए शब्दों के जाल से घुमाकर लोगों को अलग प्रकार की बात कहना या उनके हृदय का लालच जगा के बात कहना, क्योंकि केजरीवाल जी ने सारी राजनीति लालच जगा कर ही की है। सत्ता के स्टेट के रिसोर्सेज को इलेक्शन के लिए उपयोग करना, ये इस देश में केजरीवाल ने शुरू किया है कि जो रिसोर्सेज हैं स्टेट के, कैसे हम आप पर खर्च करेंगे उसका लालच देकर किसी ने शुरू किया। तो ऐसा पहला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है। उसमें एक बात जरूर समझने की है कि ये करके सत्ता तो ली जा सकती है, कि वोटर को कहा जा सकता है कि ये सारे रिसोर्सेज हम आपके लिए इस प्रकार से खर्च करेंगे, लेकिन उसके बाद देश की प्रदेश की इकोनॉमी कैसी रहती है वो भी एक सवाल है, क्योंकि इकोनॉमी बनाए रखने के लिए सभी पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ता है, आगे के संसाधन कैसे होंगे उस पर ध्यान देना पड़ता है। हमारे पड़ोस में हमने लंका की इकोनॉमी को खराब हालत में देखा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को खराब हालत में देखा, हमने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर्स को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा, दुनिया में आर्थिक मंदी को देखा। इसलिए इस सारे विषय पर कि ये जो एक कि इकोनॉमी कैसी चाहिए, कि आज की मजबूती भी चाहिए, आगे की भी मजबूती चाहिए। हरियाणा का जो बजट है उसका 31% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है। आज आपको 152 से जाने आने में मज़ा आता है, ये दौसा वाला रोड बना है, मज़ा आता है, ये जो द्वारका एक्सप्रेस बनने लग रहा है देख के सबको आनंद हो रहा है। अगर इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर खर्च नहीं होगा तो देश की इकोनॉमी जो है वो मजबूत नहीं होगी, प्रदेश की इकोनॉमी भी मजबूत नहीं होगी। पंजाब का पूंजीगत व्यय 10% है और हरियाणा का 31%, वो केवल विकास पर 10% खर्च पाएंगे, हम 31% खर्च पा रहे हैं। तो देश का भी 30% जो है वो पूंजीगत व्यय है। तो ये समझने की जरूरत देश के लोगों को जरूरत है कि इस प्रकार से जो लालच पैदा करके, उनके उस वक्तव्य में भी लालच है जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि हर बार आएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, देकर जाएंगे, कुछ ना कुछ नई घोषणाएं होंगी, लेकिन हर चुनाव 5 साल में आता है, उसके वक्तव्य से कोई उस बात का अंतर नहीं पड़ता। ये सही है कि हर समय देश की मशीनरीज, क्योंकि पार्टीज है ना, पार्टियां हैं, पार्टी देश में चुनाव लड़ती हैं। अब उन पार्टियों को कितना समय उन चुनावों में लगाना और उन पार्टियों के नेताओं को कितना समय अपने देश के डेवलपमेंट के काम में लगाना, इसके लिए पहले एक चुनाव एक देश ही था, समय समय चुनाव अलग अलग समय पर होते चले गए अलग अलग कारणों से, और इसलिए एक समय पर एक चुनाव होना अच्छी बात है। और मुझे लगता है देश को, नेताओं को, प्रतिनिधियों को और अच्छा काम करने का अवसर मिलेगा। धनखड़ जी, अभी आप बातचीत चल रही थी महिलाओं के आरक्षण को लेकर, आपने भी जिक्र किया कि महिलाएं आज तारीफ कर रही हैं सरकार की, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो एक फैसला हुआ लोकसभा से और राज्यसभा से, सभी पार्टियों ने अपनी सहमति दी, उसमें आपकी पार्टी की कोशिश थी वो कामयाब हुई, और भी पार्टियों ने पहले कोशिश की। लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं को लेकर विपक्ष एक सवाल उठाता है आप पर कि महिलाओं की स्थिति बीजेपी की सरकार में सही भी नहीं है। जब महिलाओं की बात आप करते हो तो फिर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ब्रजभूषण पर क्यों कार्रवाई नहीं की, अभी महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले पानीपत में गैंगरेप हुआ महिलाओं के साथ, वो एक बड़ी घटना थी। तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार की तरफ से सख्ती नहीं बरती जाती। देखिए, महिलाओं के खिलाफ कहीं भी अपराध होते हैं, सख्ती बरती जानी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये जो एक तरफ देखने का तरीका है ना, मैं राजस्थान नहीं देखूंगा, मैं हरियाणा देखूंगा, मैं अपने स्टेट को नहीं देखूंगा, मैं यहाँ देखूंगा, अपराध सब जगह अपराध है और सभी अपराधों के प्रति यहाँ कहीं अपराध होगा तो मैं जाऊंगा, राहुल जी जाएंगे, प्रियंका जी जाएंगी, वहाँ कहीं अपराध होगा तो हम उसका जिक्र भी नहीं करेंगे। ये जो अपराधों का राजनीतिकरण या स्टेटीकरण है, बहुत गलत बात है। इस नाते से इस सारे पर सबकी राय एक होनी चाहिए। लेकिन एक विषय जो इन 9 वर्षों में धड़ल्ले कि मैं पंचायत मंत्री रहा हूँ, मैं पंचायत मंत्री था तो मैंने पढ़ी लिखी पंचायत का जब रेजोल्यूशन किया, कानून बनाया, तो उसी समय हमने रखा था कि एक शर्त ये भी थी कि हर एक के घर में शौचालय होना चाहिए, जो भी पंच सरपंच है। ये पहली बार किसी कानून में लिखने का काम किया था, और मुझे इस बात की खुशी है कि हरियाणा में इसको लेकर आए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को ODF करने का बीड़ा उठाया। आज कोई भी लोटा बोतल लेके बाहर नहीं जाता, नहीं तो बटेऊ भी आ जाता था तो कहते थे उठा बोतल चल शाम को तेरे को घुमा लाऊं या सुबह तेरे को चल घुमा लाऊं। ये बदल हमने अपने सामने देखा है। आज आप कस्बों में पूछिए, आज भी मैंने पूछा, मैं दिन में इलाहाबाद था, कि भाई आजकल फूकनी बिकती है क्या कस्बों में?
अरे सारा ईंधन माताएं बहनें ठासरों से, बनसटी से, गोसे से सारा का सारा काम चलाती थी। और इस चौमासे के चतुर्मास में, चौमासे में, झड़ में हर घर में फूकनी होती थी और फूंक मार मार के आंखों में आंसू आ जाते थे। आज बाजारों में फूकनी बिकनी बंद हो गई, हर घर में उज्ज्वला की रसोई गैस देके फूकनी बंद हो गई है। ये माताओं के जीवन में परिवर्तन है। हर घर में नल से जल 2-2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूर से माताएं अपने सिर पे पानी लेके आती थी, और आज हर घर में नल से जल है। उसको बदल करके दिखाया है, जनधन के खाते खुले हैं। ये जो बदलाव, बड़ा बदलाव महिलाओं के क्षेत्र में हुआ है। और यहां से शुरू करके कि जान बचे, खुद मोदी जी पानीपत में आए थे, झोली फैलाकर उन्होंने कहा था कि बेटियों को आप बचाओ, मैं आपसे आपकी बेटियों की भीख मांगने आया हूं। और वहां से लेकर और 33% आरक्षण तक की जो यात्रा है, मैं कहूंगा कि 9 वर्षों में गजब की यात्रा है। माताओं के, बहनों के जीवन को बदलने वाली यात्रा घटित हुई है। ये बात तो बहुत बड़ी है धनखड़ जी की 33% आरक्षण। क्या वाकई में ये चर्चा चल रही है, और आपसे इसलिए भी कि आप एक बुद्धिजीवी के रूप में भी अपनी बात रखते हैं, क्या वाकई में 33% आरक्षण से हमारे देश की उन महिलाओं की स्थिति सुधर जाएगी जो दूर दराज रहती हैं, अंतिम पायदान पर रहती हैं? आज भी हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बहुत सारी उपलब्धियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि फिर उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है, जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, सिर्फ उनको मौका मिलेगा, और वो महिलाएं जो पहले से हमारे समाज में पिछड़े कैटेगरी में आते हैं वो वहीं रहेंगी? जब भी कोई पॉलिसी बनती है, नियम बनता है, रूल्स बनते हैं, कानून बनते हैं, और उसको बनाने के लिए जो टोली बैठती है, उसमें जब पार्टिसिपेशन होता है, तो वो जो बैठने वाले लोग हैं वो किसकी चिंता करेंगे? अगर मैं बैठा हूँ तो किसान की चिंता करूँगा कि नहीं करूँगा? मुझे कई बार मेरे मुख्यमंत्री कहते थे, जब मैं प्रदेश में मंत्री था और मैं किसानों के पक्ष की बहुत बातें उनके सामने लेके जाता था, तो कहते थे आप मंत्री हो। मैं कहता था मैं किसान का मंत्री हूँ, मुझे उसी की तरफ झुकना है। तो जो भी जिस पक्ष से आता है, कल को गार्गी जी मान लो कहीं बैठी होंगी, और बहनें जो बैठी हैं कहीं बैठी होंगी, और वहाँ कोई नियम और पॉलिसी बन रही होगी, तो क्या बहनों की तरफ झुकेगी कि नहीं झुकेगी? बहनों के लिए और अच्छा करने वाली होगी कि नहीं होगी? पार्टिसिपेशन ही तय करता है कि अंतिम व्यक्ति तक चीज़ें पहुँचें। पार्टिसिपेशन ही तय करता है कि अंतिम व्यक्ति तक चीज़ों को हम किस प्रकार से लेकर जाएं। इसलिए पार्टिसिपेशन पिरामिड के शिखर पर होगा, स्टेट्स में होगा, पहले ही जो है स्थानीय निकायों में हो चुका है, और स्थानीय निकायों से ये होते होते ये वहाँ तक पहुँचेगा जिसको आप अंतिम व्यक्ति कहते हैं। और जब वहाँ तक पहुँचेगा तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएंगे, बड़े बदलाव आएंगे। एक आखिरी सवाल, और अभी उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई नॉर्थ जोन काउंसिल की, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। उस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक मुद्दा उठाया, पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी था, लेकिन चंडीगढ़ पर उन्होंने बहुत जोर दिया, और उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब का हक होना चाहिए, हरियाणा का तो मतलब ही नहीं बनता। पंजाब के गांव को उजाड़कर चंडीगढ़ बनाया गया था, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वर्षों से ये विषय चलता है, और ऐसे कहने मात्र से आपको मालूम है कि हरियाणा भी बात करता रहा हिंदी भाषी राज्यों की। आपको मालूम है इससे भी बड़ा मुद्दा पानी का मुद्दा है, और पानी के मुद्दे पर किस प्रकार से बेअंत सिंह, इन्होंने, हमारे भगवंत मान जी ने किस प्रकार से जो है व्यवहार किया जब बाढ़ आई तो और जिस प्रकार से SYL बनकर, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अल्टरनेट चैनल चाहिए। ये जो भाखड़ा मेन नहर है ये 6 दशक पुरानी है, और अगर हरियाणा को 2000 क्यूसेस पानी पीने का प्रतिदिन चाहिए, दिल्ली को 1000 क्यूसेस पानी चाहिए, पानी की मात्रा कम या ज़्यादा है तो समय पर तय कर लेंगे, लेकिन अल्टरनेट चैनल बनना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री और जो केजरीवाल जी हरियाणा की भी राजनीति करने की बात करते हैं, दिल्ली में राजनीति करते हैं, अगर वो अल्टरनेट चैनल के लिए मना करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी पार्टी, ऐसे व्यक्ति के बातों को कोई स्वीकार नहीं कर सकता, किसी प्रकार की स्वीकार्यता उनकी नहीं होगी। अभी उदय भान जी को आप सुन रहे थे, और हुड्डा साहब भी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हुड्डा साहब। कांग्रेस की हवा चल रही है हरियाणा के अंदर, जनता इंतजार कर रही है चुनाव का, 2019 में भी, और आप 2019 में भी चल रही थी, 14 में भी चल रही थी, यही कह रहे थे, तब भी कहते थे नंबर 1 हरियाणा, हवा चल रही है, फिर से आएंगे। 2019 में भी कह रहे थे हवा का टेस्ट तो तब होगा जब चुनाव आएगा, और जब जो होंगे सामने। मैं तो कहूंगा दोनों बैठे हुए हैं, संगठन बनाए कांग्रेस का,
है ना, हम तो पन्ने तक पहुंच गए हैं, वो प्रदेश की टोली नहीं आ रही है। कम से कम संगठन बनाए, दोनों बड़े नेता कांग्रेस के बैठे हुए हैं, नीचे तक भी मजा आए कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी धनखड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धनखड़ जी, आपसे कि चंद लम्हे और स्टेज पर रहें, और मेरे एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी से भी मेरी इल्तिजा है कि मोमेंटो देकर सम्मान किया जाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का। एक बार जोरदार तालियां ओपी धनखड़ साहब के लिए।